हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार, राधे राधे। और आप सभी का एक बार फिर करियरवेल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बच्चों बहुत बहुत स्वागत। ठीक है जी। हाँ बेटा, ऑनलाइन आ चुके हैं बिल्कुल। कई बार कुछ टेक्निकल एरर होती है तो कुछ की जो होती है ना वो रेप्लिकेट कर जाती है, तो इस वजह से मेरे पास, मैंने क्लास टाइम पे स्टार्ट करी थी, मेरे पास इंग्लिश मीडियम का बैच आ गया था और इंग्लिश वाले जो सर पढ़ा रहे थे उनके पास हिंदी मीडियम का चला गया था, तो ये प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, तो सभी को गुड इवनिंग। तो आई गेस सारे के सारे बच्चे लाइव हैं और हम स्टार्ट कर सकते हैं। वेलकम बेटा, इंदु, गौरव, नीरज, महक, सुशांत, गौरव, नीतीश। जी नहीं, आई एम नॉट लेट। ठीक है, एक बात बताओ, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, उसके बाद 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे सारी लगातार क्लासेस होती हैं, तो मैं कहाँ लेट हो जाऊँगा, मैं कहाँ चला जाऊँगा बताओ आप, ये स्टूडियो को छोड़ के। ऑब्वियसली बात है, नहीं जा सकता, तो मैं लेट कैसे हो जाऊँगा, तो मैं तो टाइम पे ही आऊँगा, है ना। लेट तो बच्चा आप हो सकते हो, या अगर मैं होऊंगा तो मैं तो सबसे पहली वाली क्लास में लेट होऊंगा जब मैं घर से यहाँ पर आऊँगा। तो लेट होने का तो मतलब ही नहीं बनता, खुद सोचो, आप दिमाग लगाओ। तो अगर लेट हो भी रहा है, 2 4 5 मिनट अगर लेट होता है तो वो टेक्निकल चीज की वजह से लेट होता है। ठीक है, हम तो स्टूडियो में ही खड़े रहते हैं, मेरा तो ये स्टूडियो फिक्स है ना, हम यहीं पे खड़े रहते हैं हमेशा। 4 5 घंटे से पहले निकलते नहीं यहाँ से, तो हम कैसे लेट हो जाएंगे भाई। चलो बताओ, कोई बात नहीं, लास्ट क्लास में क्या करा था जल्दी से एक बार बताएं आप लोग, फिर हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। आपकी बायो की क्लास है ना। सर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को पढ़ा देते हैं नहीं, मुझसे बच्चों ने एक दो डाउट पूछे तो मैं बता रहा था। ठीक है, जैसे एक ने पूछा था प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, एक ने पूछा था माइटोसिस मेयोसिस, तो मैं बता रहा था हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक ये सब बता रहा था मैं। अ, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपाइकल टिश्यू के बारे में। हाँ, तो हमने ये कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, हम लोगों ने अपाइकल को कंप्लीट कर लिया था, हमने सारे कंप्लीट कर लिया था ना मेरे ख्याल से तो। ठीक है, एक बार बताओ मुझे, क्या हम सारे कर चुके थे? मतलब लिटरल मैरिस्टम हमने देख लिया था और इंटर कैलरी हम देख चुके हैं ना मेरे ख्याल से। इंटर कैलरी हो गया था, ठीक है। हैंड डालिए, नेक्स्ट। प्रोटेक्टिव टिश्यूज। प्रोटेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। तो हैंड डालेंगे हम लोग प्रोटेक्टिव टिश्यूज, यानी कि रक्षात्मक ऊतक। ठीक है बच्चों, प्लीज बहुत ध्यान से चीजों को समझेंगे। ठीक है, प्लीज बहुत ध्यान से चीजों को हम समझेंगे कि ये क्या है। ठीक है, देखो बच्चों, होता क्या है कि हम लोगों ने जब प्लांट के टिश्यूज को डिस्कस किया तो हमने देखा कि भाई 2 प्रकार के होते हैं, है ना। एक को हमने बात करा, एक को हमने डिस्कस करा था मेरिस्टम
जो आपके मेरिस्टेमेटिक थे उनको हमने देखा, और एक हम बात करते हैं परमानेंट के बारे में। लेकिन परमानेंट टिश्यूज जो कि आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स, यानी कि साधारण या फिर जटिल। और साधारण के अंदर भी तीन प्रकार के थे, है ना, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और इसके अलावा स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। और इधर जब हम बात करते हैं तो जो जटिल की अगर बात करी जाए तो उसमें क्या था, जाइलम और फ्लोएम थे, है ना, कई प्रकार की सेल्स होती है, उससे बाद में बात करेंगे। तो ये परमानेंट टिश्यूज को पढ़ने से पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि आखिरकार ये एपिडर्मिस क्या होता है। समझ रहे हो, एपिडर्मिस क्या होता है? तो एपिडर्मिस जब तक आप नहीं समझेंगे, बिकॉज मैं आपको बताऊंगा कि पैरेन्काइमा की जो एपिडर्मिस होती है, ठीक है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे आपको पैरेन्काइमा मिलेगा, ठीक है, उसके बाद आपको कोलेनकाइमा मिलेगा। तो ये सारी की सारी चीजें तब तक नहीं समझ में आएंगी जब तक आपको एपिडर्मिस के बारे में नहीं पता। तो होता क्या है, ध्यान से सुनो कि प्लांट के दो ही प्रकार के टिश्यू हैं, एक है आपके मेरिस्टेमेटिक यानी कि विभज्योतकी, और एक है आपके, ठीक है, परमानेंट यानी कि स्थायी ऊतक। होते तो दो ही प्रकार के हैं, लेकिन फिर भी कुछ विशेष प्रकार के ऊतक भी पूरे के पूरे प्लांट पर पाए जाते हैं। आप समझ रहे हैं, पूरे के पूरे प्लांट पर कुछ विशेष प्रकार के भी ऊतक पाए जाते हैं, और इन ऊतकों को कहा जाता है प्रोटेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। तो अब आप ये ना सोचें बच्चों कि प्लांट के टिश्यूज के तीन कैटेगरी हैं, मेरिस्टेमेटिक यानी कि विभज्योतकी अलग, परमानेंट अलग और प्रोटेक्टिव अलग। ऐसा नहीं है दो ही, मेरिस्टेमेटिक और कौन से बताइए, परमानेंट टिश्यू। लेकिन परमानेंट टिश्यूज को पढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं एक शब्द यूज करूंगा बाद में फिर एपिडर्मिस, और फिर वो आपको समझ नहीं आएगा कि एपिडर्मिस क्या होता है, इसके लिए पहले मुझे आपको ये प्रोटेक्टिव टिश्यूज पढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव जो टिश्यूज होते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है कि बच्चे प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, प्रोटेक्शन करेंगे ये। और प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, रक्षा करना, यानी कि रक्षात्मक ऊतक कहे जाते हैं, ठीक है। तो अब आप ये समझें कि जो एक पौधा है, जो एक पादप है, जो एक प्लांट है, उसके पूरे शरीर पर, ठीक है, ये प्रोटेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। आपको सोचो, अगर मान के चलो ये प्रोटेक्टिव टिश्यू नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, ठीक है ना। जैसे हम अपने शरीर का एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा जो शरीर है बच्चों, हमारे शरीर के ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है ना, एक प्रोटेक्टिव टिश्यू की लेयर है। हालांकि वो एक बहुत बड़ा ऑर्गन है हमारे शरीर का, ठीक है, जिसको हम स्किन कह देते हैं, जिसको हम त्वचा कहते हैं। तो हमारी जो ये स्किन है ना, ये हमारे पूरे शरीर पर है, आपको पता है। तो ऐसे ही प्लांट की पूरे शरीर पर, अगर मैं प्लांट के शरीर, प्लांट की बॉडी की बात करूं, तो प्लांट की पूरी बॉडी पर ये प्रोटेक्टिव टिश्यूज यानी कि ये रक्षात्मक ऊतक बच्चों पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये हो क्या रहा है उसको समझो। पहले ये बताओ, मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर है ना, सब कुछ क्लियर है अच्छा से, वीडियो वगैरह सब बढ़िया चल रही है? वेलकम अमन। Am I audible to you, to all of you? ठीक है, ओके। तो हमने क्या बात करी कि जो पूरा का पूरा प्लांट है, उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के ऊतक यानी कि टिश्यूज प्लांट में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये प्रोटेक्टिव टिश्यूज यानी कि जो रक्षात्मक आपके ऊतक हैं उस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। नाम से ही समझ में आता है बच्चों की प्रोटेक्शन का काम करेंगे ये। अब प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे आप लोग। जैसे हमारी जो स्किन है वो हमें प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। अब प्रोटेक्शन कैसे देती है? अब आप कहोगे सर हमें कैसा प्रोटेक्शन मिलता है? तो सुनो ध्यान से। हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, कुछ अगर बाहर की कोई चीज हमारे शरीर में आती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम एंटीजन के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, अगर कभी भी कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई केमिकल, ठीक है, कोई पॉइजन, कुछ भी हो, जब वो आपके शरीर में आता है तो वो हमारे शरीर का हिस्सा नहीं था। तो ऐसे किसी भी पदार्थ को, ऐसे किसी भी सब्सटेंस को जो हमारी खुद की बॉडी का नहीं है बल्कि कुछ बाहर का है, ठीक है, तो उसको हम एंटीजन कहते हैं। इस बात को प्लीज समझो। और उसी एंटीजन को हमारे WBCs मारकर हमारे शरीर में एक एंटीबॉडी बना लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के पीरियड में एंटीबॉडी की बात चलती है ना कि भाई कोरोना, तो कोरोना क्या है? कोरोना एक वायरस है और वो हमारे शरीर का नहीं है, और वो वायरस हमारे शरीर में आ जाएगा। और अगर आ जाएगा तो ऐसी कंडीशन में क्या है, कोरोना वायरस हमारे लिए एक एंटीजन है। ऐसे ही हमें पता है कि पोलियो का वायरस होता है, टीबी है, टीबी एक बैक्टीरिया से होती है ना, टीबी हो जाती है कई बार आपको। तो क्या होता है कि ये सारी की सारी चीजें एंटीजन कहलाती हैं। तो अब आप देखो ये हमारे तक कैसे पहुंच रही हैं। ये हमारे तक पहुंच रही हैं हमारी स्किन के थ्रू, ठीक है। या मान के चलिए आपने कुछ गंदा खा लिया है ना, कंटेमिनेटेड वाटर, जो खराब दूषित जल है या दूषित भोजन है, आपने उसका सेवन कर लिया तो आपके शरीर के अंदर चला जाएगा। लेकिन मान के चलो कि कोई चीज आपकी स्किन के अंदर से आती है, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होगा,
ठीक है, ऐसी कंडीशन में वो स्किन रोकेगी उसको। ठीक है, मान के चलो बहुत तेज अगर हवा चल रही है, ठीक है ना, तो बहुत तेज हवा चल रही है तो ये जो प्लांट के प्रोटेक्टिव टिश्यू हैं ये प्लांट को, ठीक है, ये प्लांट को क्या करेंगे, ये प्लांट को खराब होने से या टूटने से बचाएंगे, मुड़ने से बचाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, हवा इतनी तेज होती है कि पेड़ के पेड़ टूट जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ टूट जाते हैं, तो छोटे से बेचारे पौधों का तो क्या ही हाल होता होगा, आप खुद सोचो इस बात को। कई बार क्या होता है कि ये प्रोटेक्टिव टिश्यू इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि इनके आसपास अगर कभी कोई जानवर आए, ठीक है, जैसे मान के चलो एक कोई पौधा है, उस पौधे के ऊपर इतनी ज्यादा मोटी हार्ड कवरिंग है सेल वॉल की, है ना, उनका देखो एपिडर्मिस, जिस तरह से हमारी त्वचा है ना, तुमको एक बात बताता हूं पहले, देखो एपिडर्मिस, इसको हिंदी में भी हम एपिडर्मिस ही कहते हैं। ठीक है, देखो बच्चे, एपी का मतलब होता है टॉप, टॉप का मतलब हो गया ऊपर, ठीक है, और डर्मिस शब्द यूज करते हैं हम स्किन यानी कि त्वचा के लिए, स्किन शब्द यानी कि त्वचा के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि जो ऊपरी त्वचा है उसी का नाम है एपिडर्मिस, समझ रहे हैं। तो एपिडर्मिस और कॉर्क नाम के दो प्रोटेक्टिव टिश्यूज प्लांट के पास पाए जाते हैं। ठीक है, हमारी जो स्किन है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा आप कह लीजिए मतलब इतनी ज्यादा कठोर नहीं है, हार्ड नहीं है, बहुत सॉफ्ट है। लेकिन प्लांट की जो स्किन है, जिसको आप प्लांट का एपिडर्मिस कहते हो, वो बहुत हार्ड है, आप समझ रहे हो। तो होता क्या है कि कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो जानवर हैं, जो हर्बीवोरस जानवर होते हैं, जो शाकाहारी जीव हैं, वो इन पौधों को खाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो खाते हैं तो उनको क्या होता है, उनको इतना ज्यादा हार्ड लगता है कि वो उसको छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, आप इस बात को समझो। कई बार क्या होता है कि ये जो डर्मिस होती है, एपिडर्मिस जो होती है ना, ये प्लांट के अंदर आपको पता है पानी जा रहा है और इतनी तेज धूप निकली हुई है, तो प्लांट के अंदर से पानी इवेपोरेट ना कर जाए, यानी कि उसका वाष्पन ना हो जाए, इसके लिए भी एपिडर्मिस है। भाई हमारे शरीर के अंदर भी तो पानी है। अब आपको पता है कि हमारी स्किन जो है वो हमारे शरीर का तापमान बनाए रखने में काफी हेल्प करती है, पता है ना आपको। तो अगर ये हेल्प करती है तो कैसे करती है भाई, हमारी ये जो आप स्किन देख रहे हो ये एक लेयर है, हमारी स्किन में एक टिश्यू पाया जाता है जिसको हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं, बाद में पढ़ाऊंगा आपको कभी, ठीक है ना। तो वो एडिपोज टिश्यू में आपका फैट जो आप खाते हो भोजन, वो संग्रह हो जाता है, और यही जो स्किन होती है हमारी, ये हमें क्या करती है, बाहरी वातावरण से हमारी सुरक्षा करती है। भाई अब मान के चलो एकदम से बाहर बाढ़ आ जाए, है ना, एकदम से बारिश होने लगे, इतना ज्यादा पानी भर जाए कि भाई हम उसके अंदर हैं, तो हम सांस ना लेने की वजह से पानी में अगर हम चले जाते हैं तो हम डूबेंगे, तब हमारी मृत्यु होगी। ऐसा नहीं है कि पानी हमारी स्किन के अंदर चला आएगा, ऐसा नहीं होगा। आप खुद देखो, बड़े बड़े, ठीक है, जो खेत होते हैं वहां पे कई बार पानी भर जाता है ना, और कई बार पानी अगर भर जाता है तो मान के चलो उस पानी को निकाल दिया तो चलो ठीक है, लेकिन कई बार जंगलों में भी बड़े बड़े बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में क्या पानी प्लांट के अंदर घुस जाता है? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि प्लांट की जो स्किन है, प्लांट का जो एपिडर्मिस है, वो उसकी क्या कर रहा है, वो उसकी प्रोटेक्शन कर रहा है। तो सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, किसी भी प्रकार का मौसम हो, प्लांट की रक्षा की जा रही है, प्लांट को बचाया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के टेम्परेचर में, तापमान में। वो कौन बचा रहा है? वो एपिडर्मिस बचा रही है। आपको बात समझ में आ रही है? ये एपिडर्मिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मान के चलो भाई पानी प्लांट के अंदर होता है, आपको पता है जाइलम नाम का एक टिश्यू है जो पानी को लेकर जाएगा, बाद में पढ़ाऊंगा आपको परमानेंट टिश्यू के अंदर, कॉम्प्लेक्स वाले में, ठीक है। तो अगर प्लांट के अंदर ढेर सारा पानी है तो वो पानी जो है, सूर्य इतनी ज्यादा उसकी गर्मी है, तो वो सन की प्रेजेंस में, या कह लीजिए सूर्य की उपस्थिति में, वो जो जाइलम का जो पानी वो लेकर आ रहा है, वो पानी उड़ ना जाए, वो पानी इवेपोरेट ना हो जाए, इसके लिए भी कौन रक्षा कर रहा है? इसके लिए भी आपका एपिडर्मिस रक्षा कर रहा है। तो इन सभी चीजों को अगर आप ध्यान से देखो तो ये एपिडर्मिस जो है, ये एक प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह उभर कर सामने आता है। बात समझ में आ रही है आपको? तो मेरे ख्याल यहां तक तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी। मुझे जल्दी से बताइए, क्या आप इस बात को समझ पाए हैं? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि एपिडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस प्लांट की सबसे आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं, ठीक है। ट्री का स्किन कठोर क्यों होता है? क्योंकि बेटा उसके अंदर सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है, और सेल वॉल के अंदर पानी का कंटेंट ऑलमोस्ट 0% होता है, और ऐसी कोई भी लेयर जिसके पास पानी नहीं है तो वो हार्ड होगी। हाँ, मैं आप लोगों को टेस्ट का बता देता हूं, सुन लो एक बार। चलो टेस्ट का तुम पूछ रहे हो, एक मिनट को मैं बताता हूं।
जो आपका टेस्ट है, ठीक है, ये आपके अगले मंडे से होगा, मतलब जो अब ये वीक आ रहा है आपका अगला वाला, मंडे से लेकर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जो भी है आपका, ये आपके डेट्स पे, ठीक है, इन दिनों पर आपके टेस्ट होंगे, ठीक है। ये शेड्यूल आपके, ठीक है, एप्लीकेशन पे अपलोड करवा दिया गया है, आप देख लीजिए, ठीक है। और आपका जो जहां पर आप क्लास लेते हैं, आपको उस ऐप में एक नोट्स का सेगमेंट मिलेगा, ठीक है। इस नोट्स के सेगमेंट में ही मंडे दोपहर 1 बजे, मंडे दोपहर 1 बजे, जैसे आपका मंडे में मुझे याद है शायद मैथ्स का पेपर है सबसे पहला आपका, है ना। यहाँ पर आपका मैथ्स है, ठीक है, फिर आपका फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री है, फिर बायो है, इस तरह से आपके पेपर्स हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि मंडे को ठीक दोपहर 1 बजे इस नोट्स वाले सेगमेंट में, ठीक है, एक पेपर जो होगा वो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। हिंदी वालों को हिंदी वाला, अंग्रेजी वालों को अंग्रेजी वाला, 9th वालों को 9th वाला, 10th वालों को 10th वाला। बात समझ में आ गई। पूरे 1 वीक आपका टेस्ट चलेंगे, क्लासेस आपकी प्रॉपर होंगी, क्लासेस ऑफ नहीं है, ठीक है। ये टेस्ट आपको 1 बजे देना है, और इस टेस्ट की जो ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स रखी गई है, ठीक है। इस टेस्ट की ड्यूरेशन कितनी रखी गई है बच्चों? 90 मिनट्स, यानी कि 1.5 घंटे में आपको ये पेपर करना होगा, ठीक है। 1 बजे शुरू होगा और ये पेपर आप खत्म करेंगे ठीक 2:30 बजे। और ऐसे ही हर दिन, ट्यूसडे को भी ठीक 1 बजे आपका फिजिक्स का पेपर अपलोड होगा, ठीक है। वेडनेसडे को ठीक 1 बजे आपका केमिस्ट्री, ऐसे ही हर दिन 1-1 बजे दोपहर में ये पेपर्स अपलोड होंगे। इस नोट्स वाले सेगमेंट में आपको ये पेपर्स मिलेंगे, ठीक है। पूरा 1 वीक आपका बच्चों इसी तरह से पेपर चलेगा, आपको करना है, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही आपके शनिवार को ये सारे के सारे पेपर्स खत्म कर लेंगे आप 6 दिन में, तो संडे को ही, अगले दिन संडे को ही, ठीक है, इसी नोट्स वाले सेगमेंट में सभी पेपर्स की आंसर की अपलोड की जाएगी एक साथ, ठीक है। 6 दिन के बाद एक साथ सभी पेपर्स की, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जो जो पेपर्स हुए हैं वो सभी के सभी पेपर्स की आंसर की अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है बच्चों। अभी आपको पॉइंट क्लियर है। और इस दिन आपको अपना खुद सेल्फ जो है आप लोगों को इवैल्यूएशन करना है कि आपके कितने मार्क्स आए और कितने मार्क्स आपके नहीं आए, क्या क्वेश्चंस आपके बने, क्या क्वेश्चंस आपके नहीं बने, वो सब आपको खुद इवैल्यूएट करना है। करियर वेल की तरफ से आपको सॉल्यूशन अगले वाले वीक में आपकी क्लास के दौरान ही बता दिए जाएंगे, ठीक है। कोई आपको डाउट होगा तो पूरा का पूरा पेपर हम यहां पे डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो जिन बच्चों को जो सवाल नहीं आ रहा होगा वो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है भाई। सब कुछ क्लियर कि अभी भी कोई डाउट है? एक दिन में एक सब्जेक्ट होगा, शेड्यूल दिया हुआ है, प्लीज एप्लीकेशन को ध्यान से देखें, नोट्स वाले सेगमेंट में भी डाला हुआ है। और कोई समस्या? अब एक दिन में 5-5 सब्जेक्ट तो नहीं दे सकते ना करुणा, हाँ बेटा, लॉजिकल क्वेश्चन करो। इलॉजिकल क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? आपके स्कूल में कभी आपने एक दिन में 5-5 पेपर दिए हैं कभी? ऑब्वियसली बात है, नहीं होता ऐसा। एक दिन में एक सब्जेक्ट होगा। सर हम कैसे देंगे, हम बिहार बोर्ड हैं। क्यों, टेस्ट देने में कोई मना है क्या? ऐसा तो नहीं है कि यूपी वाले पेपर देंगे, दिल्ली वाले पेपर देंगे, सभी के लिए पेपर। सब कुछ क्लियर? वापस आ जाएं, रिजल्ट भी मिलेगा। रिजल्ट आपको खुद देखना है, रिजल्ट हम नहीं देंगे, रिजल्ट अपना आपको खुद इवैल्यूएशन करना है। खुद आप बताएंगे आपके कितने मार्क्स आए, कितने नंबर आए, वो सब आप खुद इवैल्यूएट करोगे। करियर विल की तरफ से एज सच कोई इवैल्यूएशन नहीं है, ठीक है। जो टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं वही आएंगे आपको। चलिए तो बात करते हैं इनके ऊपर, चलिए आइए। लिखिए, रक्षात्मक ऊतक रक्षात्मक ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। रक्षात्मक जो ऊतक होते हैं बच्चों वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब ये कौन कौन से 2 प्रकार हैं उसको समझते हैं।
प्रोटेक्टिव टिश्यू यानी कि रक्षात्मक ऊतक। ठीक है बच्चों, ये दो प्रकार के होते हैं। एक है उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस, और दूसरा है उसे हम कहते हैं कॉर्क। यार एक बार बताओ, मैंने कॉर्क की स्पेलिंग ठीक लिखी है? हाँ एक बार देखना जरा, कई बार स्पेलिंग वो हो जाती है। एपिडर्मिस, हिंदी में भी एपिडर्मिस ही कहते हैं। CORK कि CORCK क्या होती है? कॉर्क। चलो यहां लिख देता हूं कॉर्क को। तो CK होती है ना, CORCK। एक बार बताओ जल्दी से। CK, ठीक है ठीक है, तो कॉर्क हो गई। पॉइंट क्लियर? चलो, तो ये कॉर्क की स्पेलिंग है ना। तो देखो, प्रोटेक्टिव जो हमारे टिश्यू होते हैं बच्चों, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं है। आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे कि दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के अलावा बच्चा दूसरे नंबर पे हमारा कॉर्क। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब आप देखो क्या है, एपिडर्मिस के बारे में हमने थोड़ी सी बात तो कर ही ली है ना। एपिडर्मिस के बारे में हमने बात कर ली है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप थोड़ी सी और बातें समझो। देखो, अब एक क्वेश्चन ना मन में आता है। वो क्वेश्चन क्या है, उसको ध्यान सुनो। अगर भाई हम ये बोलें कि ये एपिडर्मिस जो है ये प्लांट के हर एक हिस्से पर है ना। अब ये कैसे है देखो, जैसे मान के चलो भाई पत्तियां हैं, पत्तियों के ऊपर एपिडर्मिस। मान के चलो फूल है, फूल के ऊपर एपिडर्मिस की लेयर। ठीक है, मान के चलो तना है, स्टेम, स्टेम के ऊपर आपकी एपिडर्मिस की लेयर है ना। एपिडर्मिस की मतलब लेयर का मतलब हो गया यहाँ पे परत। ठीक है, ऐसे ही जड़ों में चले जाओ, प्लांट के नीचे चले जाओ। ठीक है ना। देखो, दो सेगमेंट होते हैं। एक होता है हम कहते हैं प्लांट का एरियल पार्ट। एरियल पार्ट का मतलब जो एयर के कांटेक्ट में डायरेक्टली है, उसको कहा जाता है प्लांट का एरियल हिस्सा। एरियल पार्ट कहते हैं उसको। अब अगर ये भाई एरियल पार्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो एयर के डायरेक्टली कांटेक्ट में, वो कौन कौन होते हैं? जैसे तना है, जैसे आपका पत्तियां हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं आपका फल है, फूल है, तो ये सारे के सारे एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं एरियल पार्ट। लेकिन जब आप रूट की बात करते हो, जब आप सॉइल के अंदर जब आप चले जाओगे तो वहां पर आपको जड़ें मिलेंगी। तो जब आप जड़ों की बात करते हो तो जड़ों के अंदर भी किसकी लेयर पाई जाती है? एपिडर्मिस की। यानी कि पूरे के पूरे प्लांट में जड़ से लेकर प्लांट का जो हर एक हिस्सा है, फूल हो, फल हो, तना हो, ठीक है, जड़ें हो, कुछ भी वो हिस्सा है, उसमें क्या पाया जाएगा? उसमें एपिडर्मिस पाया जाएगा। अब दिक्कत यह आती है कि सर अगर एपिडर्मिस है तो एपिडर्मिस तो पानी को निकलने से रोकता है। तो अगर पानी को निकलने से एपिडर्मिस रोकता है तो फिर ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है? पत्तियों में ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है फिर वो कैसे होती है? ठीक है, और इसी चीज को अब आपको समझना है। ठीक है, अभी मैं सब कुछ बाद में लिखवाऊंगा आपको, डोंट वरी। ठीक है, फिलहाल जो चीजें आपको बताई जा रही हैं उसको प्लीज ध्यान से सुनते चलो। देखो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलो कि ऐसे कोई पत्ती है। ठीक है, ये कोई पत्ती है,
अब आपने कहा सर कि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस फिर कैसे होगी, इस चीज़ को अब हमें समझनी है ना, क्योंकि अगर हम ये नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि एक तरफ तो हम कहते हैं कि भाई लेयर जो है एपिडर्मिस की लेयर है, और ये जो एपिडर्मिस की लेयर होती है ना बच्चों, ये पता है कैसी होती है? तुमको एक बात लिख के दिखाता हूं पहले, फिर बताता हूं इसके ऊपर। ये जो आप एपिडर्मिस देख रहे हो, ये जो एपिडर्मिस की लेयर है ना, ये एपिडर्मिस की लेयर जो होती है, ये नेचर में पता है कैसी होती है? ये नेचर में मोम जैसी होती है। जैसा मोम होता है ना, मोम यानी कि वैक्स, तो ये नेचर में वैक्सी होती है एंड बच्चे वाटर रेसिस्टेंट होती है। वाटर रेसिस्टेंट यानी कि मोम व जल प्रतिरोधी, ठीक है, मोम जैसी और जल प्रतिरोधी होती है। अब ये क्या मतलब है? अब आप कहोगे सर इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि मोम जैसी, है ना, इस बात को समझो। देखो, मान के चलो मेरे पास ये एक शीट ऑफ पेपर है, पहले इसको देखो, मेरे पास ये एक शीट ऑफ पेपर है। इस पेपर के ऊपर जब आप पानी की कुछ बूंदे डालोगे तो ये जो पेपर है, ठीक है, ये गल जाएगा, आपको पता है, क्योंकि नॉर्मल पेपर था, ये गल जाएगा। अब आप घर में एक एक्सपेरिमेंट करना, आपके सभी के पास मोम होगी, मोमबत्ती होगी सभी के पास। एक पेपर लेना और उस पेपर के ऊपर उस मोमबत्ती को ऐसे से रगड़ना, ठीक है। जब आप इस मोमबत्ती को ऐसे से रगड़ोगे तो इस पेपर के ऊपर क्या होगा? मोमबत्ती के ट्रेसेस आ जाएंगे, यानी कि इसके ऊपर वैक्स आ जाएगी पूरी की पूरी। मोमबत्ती को इंग्लिश में वैक्स कहते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर वैक्स आ जाएगी। और ये मोमबत्ती का वैक्स कहां से प्राप्त किया जाता है बेटा? मधुमक्खी के छत्ते से, ठीक है। मधुमक्खी के छत्ते से शहद और मोम दोनों प्राप्त किया जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो आपने क्या करा? इस पेपर के ऊपर आपने मोमबत्ती ऐसे ऐसे करके रगड़ दी, ऐसा करना कि पेपर ना फटे। अब आप क्या करोगे? अब आप इस कागज के ऊपर पानी की बूंदे डालना, ठीक है। और अब आप देखोगे कि पानी की बूंदे डालने के बाद भी पेपर गलेगा नहीं, ठीक है। पेपर क्यों नहीं गला? क्योंकि पानी जो है वो पेपर के कांटेक्ट में आ ही नहीं पाया। क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि ऊपर एक मोम की लेयर थी। ऐसे ही प्लांट के ऊपर भी हर हिस्से में मोम के जैसी ही, मोम नहीं होती है, ये मोम नहीं है, ये मोम जैसी एक लेयर है। मैंने आपको एग्जांपल दिया क्योंकि इंग्लिश में वैक्सी, ठीक है, वैक्सी बोला जाता है कि वैक्सी वाटर रेसिस्टेंट लेयर, ठीक है। तो एपिडर्मिस जो है वो एक ऐसी लेयर है जो मोम जैसी लेयर प्रतीत होती है, और जिसका काम क्या है? जिसका काम है पानी को बाहर निकलने से रोकना। अब आप खुद सोचो कि भाई प्लांट के पास, बेचारे के पास वैसे ही पानी कम होता है ना। अब जैसे मान के चलो कई बार रेगिस्तान के पेड़ पौधे हैं वहां पर, तो वहां पर तो पानी की वैसे ही इतनी कमी है ना। और अगर ये एपिडर्मिस की लेयर वहां पर नहीं होगी, हाँ, तो फिर पानी जो है वो तो, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है कि पानी तो इवेपोरेट कर जाएगा। आपको पता है जिस तरह से आपका पसीना सूखता है ना, इवेपोरेशन की तो प्रोसेस होती है, आपको पता है, पढ़ाया आपको मैंने, इवेपोरेशन मैंने आपको पढ़ाया है ना फिजिक्स के अंदर। तो ऐसे ही क्या है, केमिस्ट्री फिजिक्स में मैंने आपको ये सब चीजें बताई हैं, केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा मैंने आपको इवेपोरेशन, फिजिक्स में नहीं। तो क्या होता है कि वो जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है वो तो यहां पर भी हो जाएगी, है ना। तो अगर यहां हो जाएगी तो पेड़ तो बेचारा मर जाएगा, पौधा तो मर जाएगा, पौधे की डेथ हो जाएगी। तो मतलब प्लांट के अंदर से पानी का निकलना रोकना है, और अगर रोकना है तो इसीलिए एपिडर्मिस की पूरी सब हर एक जगह पर क्या है? एपिडर्मिस की लेयर है। और अगर एपिडर्मिस की लेयर है तो इससे क्या होगा? पानी बाहर तो नहीं निकलेगा। एक बात तो ये कंफर्म है। पहले बताओ, इतनी बात आपको समझ में आई? इतनी बात आपको समझ में आई? जल्दी से बताओ बेटा। हार्ड सेल वॉल की वजह से होता है। क्या इतनी चीज सभी को क्लियर है कि अब पानी तो बाहर नहीं निकला? प्लीज बोलो जल्दी से। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि अगर भाई ये क्लियर है आप लोगों को, तो फिर यार प्रॉब्लम ये आ जाती है दोस्त कि पत्ती तो ट्रांसपिरेशन करती है। मैंने आपको पढ़ा है कि जब एक्सेस पानी आ जाता है तो ये पत्तियों में, ठीक है, ये पत्तियां क्या करती है? पानी को बाहर निकाल देती हैं। अब आप खुद सोचो, मैंने आपको कहा कि इसके ऊपर तो लेयर है, इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर तो लेयर है, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर कैसे जाती है?
आप खुद सोचो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर कैसे जाएगी फिर, अगर लेयर है तो। भाई अगर पानी को रोक रही है तो फिर गैस को भी तो रोकेगी। और अगर जब तक CO2 इसके अंदर नहीं जाएगी पत्ती के अंदर, तब तक फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होगी ही नहीं। और अगर अभिक्रिया नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी, और ऑक्सीजन जब तक नहीं बनेगी तब तक ये ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलेगी, वातावरण के अंदर ऑक्सीजन नहीं आएगी, और फिर आप लोग सांस कैसे लोगे? क्वेश्चन मेरा समझ में आया आपको? एक तरफ मैं कहता हूं कि प्लांट के हर एक हिस्से पर एपिडर्मिस की लेयर है, और मजे की बात, एपिडर्मिस की जो लेयर है वो वैक्सी और वाटर रेजिस्टेंट है, यानी कि मोम जैसी है और पानी को बाहर निकलने से रोकेगी। ठीक है भाई, बात समझ में आ जाती है कि चलो यार यहां पर तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता तने पर, तो ठीक है यहां समझ में आता है। भाई जड़ों में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, चलो समझ में आता है ना। लेकिन पत्तियों में तो होता है, बताइए पत्तियों के अंदर तो होता है, याद है आपको ग्रेना वगैरह ये सब पढ़ाए थे, सिक्के नुमा आकृतियां आपको सबको पढ़ाई थी। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर फिर कैसे ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया हो रही है? तो इस सवाल को हमें समझना है, क्योंकि अगर ये एपिडर्मिस पूरे पे है तो ये एक्सेस पानी को बाहर नहीं निकाल पाएंगी, जो एक्सेस पानी होगा उसको बाहर नहीं निकाल पाएंगी। आपने देखा होगा कई बार ओस आपको दिखती है, पेड़ पौधों की पत्तियों के ऊपर ओस दिखती है। वो ओस क्या है? वो वही एक्स्ट्रा पानी होता है जो पेड़ पौधों की पत्तियां निकाल देती हैं। समझ में आ रहा है आपको? कई बार क्या होगा, कई बार क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम जब जब पेड़ पौधे जो हैं, पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं वो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में भाग लेंगी, मतलब फोटोसिंथेसिस होगा, तब तब इनको वातावरण से ऑक्सीजन चाहिए, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, और जड़ों से ये ले लेंगी पानी। तो चलो पानी तो अंदरूनी जा रहा है, जाइलम लेकर आ जाएगा, लेकिन ये CO2 तो पत्तियों के अंदर से ही जाएगा। बताओ भाई, वातावरण के अंदर CO2 है, वही CO2 ये पत्तियां लेंगी, लेकिन कैसे लेंगी? ऊपर तो लेयर है। तो इसी चीज को हमें समझना है, और इसी से कंसेप्ट निकल कर आता है किसका? बताओ, इसी से बच्चे कंसेप्ट निकल कर आता है रंध्रों का, यानी कि स्टोमाटा का। स्टोमाटा को हम हिंदी में कहते हैं रंध्र। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्टोमाटा के बारे में। ठीक है, तो समझो ध्यान से। तो स्टोमाटा क्या है? इसके ऊपर पाए जाने वाले, पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे बहुत सारे ये जो छेद आप देख रहे हो, यह और कुछ नहीं बल्कि यही बच्चों स्टोमाटा होते हैं। इन्हीं को हम रंध्र कहते हैं, और इन्हीं स्टोमाटा से क्या होता है? इन्हीं स्टोमाटा के थ्रू ही प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कंप्लीट होती है। यही स्टोमाटा खुलते हैं। ठीक है, यही स्टोमाटा क्या होते हैं? खुलते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक रफली डायग्राम बना के दिखाता हूं, हालांकि कल वाली क्लास में और अच्छे से पढ़ा दूंगा। देखो ये स्टोमाटा कैसे होते हैं? ये स्टोमाटा कुछ ऐसे होते हैं। ये इस तरह से कुछ स्टोमाटा का सेगमेंट है। ठीक है, हालांकि पूरे गोल होंगे ऐसे, और यहां पर जो आप देख रहे हो ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है, ठीक है, ये है आपका स्टोमाटा। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना, इसको हम स्टोमाटा कह रहे हैं। ये जो काला वाला हिस्सा है यही वो छेद है। ठीक है, ये काला वाला जो हिस्सा देख रहे हो ना, यही छेद है, इसी को हम स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, और ये स्टोमाटा के लिए पूरा डायग्राम है। तो फिर आप कहोगे सर ये क्या है? अगर ये स्टोमाटा है तो फिर भाई ये क्या है ना? सर इसको क्या कहते हैं? तो भाई इनको कहा जाता है बच्चों गार्ड सेल। क्या कहते हैं इसको? इन्हें कहा जाता है गार्ड सेल। तो यही गार्ड सेल क्या होती हैं? खुलती हैं, और यही गार्ड सेल क्या होती हैं? इस तरह से बंद होती हैं। ठीक है, नहीं अंदर नहीं जाता नीरज, पानी अंदर नहीं जाता, पानी हमेशा रूट से आता है। ठीक है, सोयल से आता है, पानी मिट्टी से आता है। ठीक है, तो ये जो स्टोमाटा आप देख रहे हो, ये जो आप दो देख रहे हो, इनको कहा जाता है बच्चों गार्ड सेल। ये दोनों की दोनों क्या हैं? ये दोनों की दोनों हैं आपकी गार्ड सेल। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? रक्षी कोशिका। ये रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं, गार्ड सेल होती हैं पत्तियों के अंदर ही। और यही गार्ड सेल जो होती हैं वो क्या होती हैं? अगर ये गार्ड सेल बंद हो गई तो अब देखो, मान के चलो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया अभी नहीं हो रही है ना, तो ये गार्ड सेल क्या होंगे? ऐसे बंद हो जाएंगी। जब बंद हो जाएंगी तो ये स्टोमाटा का छेद भी बंद हो जाएगा, है ना? ये जो छेद है स्टोमाटा का बच्चों, ये भी क्या हो जाएगा? ये स्टोमाटा का जो छेद है ये भी बंद हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? और जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होनी है तो फिर यही स्टोमाटा खुल जाएगा, तो CO2 प्लांट ले लेंगे। ठीक है ना, तो ये गार्ड सेल ऐसे ऐसे होती रहती हैं।
समझ पा रहे हो? ये गार्ड सेल आपस में इस तरह से होती रहती हैं। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको? ये डायग्राम स्टोमेटा का है, ये दिख रहा होगा? अच्छे से क्लियर होगा डायग्राम पूरा, ठीक है? तो अब आप ध्यान से देखो, ये जो स्टोमेटा का आप डायग्राम देख रहे हो, तो इसमें यही जो स्टोमेटा, ये जो है, ये गार्ड सेल है, देख रहे हो? इनको हमने क्या नाम दिया है? ये जो आप देख रहे हो, ये आपकी गार्ड सेल है। गार्ड का मतलब जिस तरह से आपने अपने घर के बाहर गार्ड रखा होता है ना, वो सुरक्षा करता है आपके घर की, तो ऐसे ही पत्तियों के अंदर पानी कब आना है कब जाना है ना? पानी तो जाता ही है, वैसे आता तो नहीं है पत्तियों के अंदर, ठीक है? बारिश की जो बूंदें पड़ती हैं वो कभी भी पत्तियां अंदर नहीं लेती, ध्यान रखो, जब तक उनको जरूरत ना हो, है ना, वो नहीं लेती हैं, यूजुअली लेती नहीं है, क्योंकि जो पानी आता है ना तो वो सॉइल के अंदर चला जाता है, और मिट्टी से पानी जाइलम लेकर ऊपर आता है हर एक हिस्से तक। तो पत्तियों से, बारिश का पानी कभी भी पत्तियों से अंदर नहीं आता, इसको ध्यान रखो। पत्तियों से सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? पत्तियों से सिर्फ और सिर्फ पानी बाहर निकल सकता है, पहली कंडीशन। दूसरा, पत्तियों से CO2 अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है, बस इसका यही काम है पत्तियों का, स्टोमेटा का यही काम है, ठीक है? तो CO2 भी इसी से अंदर जाएगी, और जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी, तो यहीं से बच्चों ऑक्सीजन बाहर जाएगी, CO2 अंदर आएगी और ऑक्सीजन बाहर जाएगी, और ग्लूकोज बना होगा। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में आपको पता ना ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज का प्रयोग कौन कर लेते हैं? पेड़ पौधे कर लेते हैं, अपना खाना बन जाता है उनका, और हर हिस्से तक जो है खाना वो फ्लोएम पहुंचा देता है। आगे बाद में बात करेंगे फ्लोएम और जाइलम के बारे में, ठीक है? तो अब आप ये बताइए, आपको समझ में आए? तो देखो ये लिखा है ना, ये अच्छा, ये दूसरा देखो, यहां पर वैक्यूल्स हैं, देख रहे हो? यहां पे पानी स्टोर है, देखो ये वैक्यूल्स हैं, पढ़ा था आप लोगों को। ये देखो, ये गार्ड सेल्स होती हैं, है ना? और ये क्या है? ये है स्टोमेटा का पोर, ये पोर लाइक स्ट्रक्चर है ना, देखो ये स्टोमेटा है, ठीक है? अंदर फिर न्यूक्लियस वगैरह, भाई सेल है, कोशिका है तो कोशिका का अपना न्यूक्लियस भी होगा, आपको पता है ना? इसके अलावा क्या है? ये देखो, ये वॉल है इसकी, क्लोरोप्लास्ट वगैरह प्रेजेंट है। ये जो आप देख रहे हो, ये क्लोरोप्लास्ट है, जहां पर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट वो पिगमेंट है जो क्या करवाती है? जो फोटोसिंथेसिस करवाती है। यही जो है सूर्य की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में जो है वो चेंज करती है। सर ऑक्सीजन रंध्रों से निकलती है क्या? हाँ बच्चे, रंध्रों से ही, देखो रंध्र ये है, ये सिर्फ इतना, यही स्टोमेटा है। ये देख रहे हो, ये जो मैंने कलर कर दिया रेड से, ये स्टोमेटा है, यही वो छेद हैं जो मैंने डॉट डॉट छेद बनाए थे अभी देखो, ये मैंने ये नहीं, एक मिनट, ये मैंने छेद बनाए छोटे छोटे, इसी छोटे से छेद की मैंने एक बड़ी फोटो आपको दिखाई है, और वो बड़ी फोटो कुछ ऐसी दिखाई देती है, ये छेद है भाई, ठीक है? और इसको मैं अब आपको ये डिजिटली दिखा रहा हूं, ठीक है? तो ये सब चीजें होती हैं, ठीक है भाई? तो इसको आप देख लो। अब ये देखो, यही एपिडर्मिस सेल देख रहे हो, यहां लिखी हुई एपिडर्मिस सेल, तो ये एपिडर्मिस सेल पाई जाती हैं। थोड़ा समझ में आया आपको स्टोमेटा के बारे में? तो स्टोमेटा का काम क्या है? स्टोमेटा का काम यह है कि ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन में ये मदद करती है। जब पेड़ पौधों के अंदर ज्यादा पानी भर जाता है, मान के चलो बहुत ज्यादा बारिश हो गई, अब बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो एक्सेस अमाउंट ऑफ पानी प्लांट के अंदर आ चुका है, तो वो क्या करेंगी? वो पानी को पत्तियों से बाहर निकालेंगी, और तब ये स्टोमेटा ओपन होंगे और इन्हीं रंध्रों से क्या होगा? निकल जाएगा पानी। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होनी है। तो वातावरण से ये पहले खुलेंगे, ये गार्ड सेल पहले क्या होंगी? ऐसे हो जाएंगे। देखो ये गार्ड सेल अब बंद हो गई हैं, देख रहे हो? यहां गार्ड सेल बंद हो गई ना, मतलब अब यहां पर ना तो पानी बाहर निकल सकता है, ना तो CO2 अंदर आ सकती है, ना तो O2 बाहर जा सकती है। पॉइंट क्लियर हुआ? लेकिन अब ये खुल गए तो क्या होगा? पानी बाहर भी निकल सकता है, अगर जरूरत है प्लांट को बाहर निकालना है पानी, तो एक्सेस पानी आ गया उसके अंदर, पानी बाहर निकाल देगा। कौन? प्लांट। कहां से निकालेगा? सिर्फ पत्तियों से, जब ये गार्ड सेल ऐसे मुड़ेंगी और पानी बाहर स्टोमेटा से, ठीक है? मान के चलो प्रकाश संश्लेषण करना है, तो बाहर की जो CO2 है वो अंदर जाएगी, बाहर की जो CO2 कहां जाएगी? वो बच्चे अंदर जाएगी, और जब वो अंदर जाएगी तो फिर क्या होगा? हाँ, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी, और फिर क्या होगा? ऑक्सीजन बनेगी, ऑक्सीजन यहीं से बाहर निकलेगी, वातावरण में ऑक्सीजन आ जाएगी। अब समझ में आ गया स्टोमेटा?
स्टोमेटा का बाहरी पार्ट क्या है, मतलब कौन सा बाहरी पार्ट? लेयर हैं ये सब, लेयर हैं, थिन वॉल, आउटर वॉल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अभी हम लोगों ने कुछ बातें समझी हैं, अगली क्लास में इनको लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? एक बार यस कर दो। चलिए, गुड लक, कीप स्टडिंग, गुड बाय, थैंक यू।